नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज एनवायरमेंटल वीडियो की सीरीज में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम कंसेप्ट एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप सभी इसे ज़रूर पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इकोसिस्टम, इट्स कंसेप्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आज हम लोग का टॉपिक है जो है इकोसिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को देखा, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को देखा, फिर हम लोगों ने इकोलॉजी को समझा। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इकोलॉजी है वो जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, एक स्टडी है, एक अध्ययन का तरीका है जिसमें कि हम एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के आपस के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। मतलब जिस विषय के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब आता है इकोसिस्टम। सबसे पहले आप ये बगल में स्क्रीन चल रहा होगा उसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमें जानना है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऑर्गेनिज्म, एक एग्जांपल बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है। डॉग, ठीक है, एक सिर्फ सिंगुलर की मैं बात कर रही हूं, जैसे एक डॉग हुआ, ठीक है, एक क्रो हुआ, कोई बर्ड हुई, सिर्फ सिंगुलर की मैं बात कर रही हूं तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी एक कुत्ता, एक कौवा या कोई एक चिड़िया, एक गाय, काऊ, ठीक है, एक हॉर्स, किसी भी स्पीशीज का इंडिविजुअल जो होता है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। उसके बाद से जब कई ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे सिर्फ डॉग मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दी हूं डॉग का, तो जैसे कई सारे डॉग मिल गए आपस में तो वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। मतलब सिंगल स्पीशीज के कई सारे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले क्लियर करिए कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल, इधर इट इज बी अ डॉग और काउ और एनी बर्ड। ठीक है, और जब एक ही स्पीशीज के कई सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो हम उसको कहेंगे पॉपुलेशन। जैसे बहुत सारे कुत्ते, ठीक है, बहुत सारे काउस, बहुत सारे क्रोस, तो इनका भी एक पॉपुलेशन का भी एक अपना स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे कि सिर्फ मान लीजिए कि मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूं तो बनारस के कुत्ते, ठीक है, और उनमें आपस में ब्रीडिंग होता रहे तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। फिर जब कई सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, जैसे काऊ भी मिल गया, डॉग भी मिल गया, ठीक है, क्रोज भी मिल गए, बर्ड्स भी मिल गए, कई सारी स्पीशीज, जैसे मैंने यहां पर बताया कि हाउस फ्लाई आ गए, डॉग आ गए, काउज आ गए, एंड्स आ गए, और उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं क्योंकि हम लोग के एब्सेंस से तो काम चलेगा नहीं। हमारा तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे तो रोल सभी का इंपॉर्टेंट है पर ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन भी है और सब आपस में इंटर रिलेशन करते रहते हैं, ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई का इंटरेक्शन ह्यूमन से हो रहा है, हाउस फ्लाई का इंटरेक्शन डॉग से भी हो रहा है, डॉग का इंटरेक्शन काउ से हो रहा है, काउ का इंटरेक्शन हाउस फ्लाई से हो रहा है, काउस का इंटरेक्शन ह्यूमन बींग से हो रहा है। सब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूं, ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल एक इंडिविजुअल होता है, जैसे एक कौवा, एक कुत्ता, एक गाय। फिर एक ही स्पीशीज के बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिल गए, जैसे बहुत सारे डॉग आ गए, बहुत सारे क्रोज आ गए, बहुत सारे काउज आ गए, तो इनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। और कम्युनिटी कब कहलाता है, जब ऐसे कई सारे पॉपुलेशन आपस में मिल जाए। मतलब काउस के पॉपुलेशन, डॉग्स के पॉपुलेशन, क्रोस के पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स के पॉपुलेशन, हाउस फ्लाई के पॉपुलेशन, एंड्स के पॉपुलेशन, और सब आपस में कहीं ना कहीं से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी कम्युनिटी में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि इन्वायरमेंट किससे किससे बनता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों से।
बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स में होते हैं, और एबायोटिक में जितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिजिकल जितनी भी चीजें होती हैं जैसे एयर, लाइट, टेम्परेचर, माउंटेन, वाटर, ये सब आपके आते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में, फिजिकल कंपोनेंट्स में या एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स भी तो इस कम्युनिटी पे इंटरेक्शन करेगा, इन दोनों का भी तो आपस में इंटर रिलेशनशिप होगा। जैसे ह्यूमंस को एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, किसी भी और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका जिसका मैंने नाम लिया जैसे हाउस फ्लाई, डॉग, एंड्स, इनको भी एबायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत है। तो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिसमें कि माउंटेन, सॉइल, एयर, टेम्परेचर सारी चीजें हैं, उन दोनों का आपस में इंटरैक्शन जो हो रहा है, ठीक है, कम्युनिटी का और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का या बायोटिक कंपोनेंट्स का और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में जो इंटरैक्शन होता है उससे जो सिस्टम बनता है हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी भी है समझना। तो इकोसिस्टम समझ में आ गया, ये एक मैं समझाने के लिए प्रयास कर रही थी, आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कंसेप्चुअल एनालिसिस पे अगर आते हैं तो इकोसिस्टम टर्म क्वाइंड बाय ऑक्सफोर्ड इकोलॉजिस्ट आर्थर टैंसले, याद रखिएगा, एकदम मत भूलिएगा कि टैंसले ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था 1935 में। 1935 में इकोसिस्टम टर्म आया, ऑर्थर टैंसले ने दिया था टू एनकम्पेस द इंटरैक्शंस अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट अ गिवन साइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्शन करते हैं और उससे जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसी तरह आगे ऑगिन ऑडमन का भी ऑडम का भी एक डेफिनेशन है। जब आप राइट अप करेंगे, आप लिखेंगे पूरा इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि ये मैं बेसिकली यूजी पीजी के स्टूडेंट में भी एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट में आ गया है, तो उसमें आपको लिखने के लिए आएगा 250 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में। तो आप जैसे बता दिए कि दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय टैंसले इन 1935। ठीक है, अब उसके बाद से ऑडम का डेफिनेशन आप बताएंगे कि एन यूनिट that includes all the organisms, that is the community in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic diversity and material cycles, that is exchange of materials between living and non-living within the system। तो आप जरूर समझिए कि ऑडम ने कंप्लीट डेफिनेशन बताई है, सारी चीज बताई कि इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। तो व्हेन मतलब इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड व्हेन द abiotic components and biotic components interact with each other, the system is called ecosystem। ये हमने समझा। इकोसिस्टम में दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फ्लो ऑफ एनर्जी का एंड फ्लो ऑफ मटेरियल का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है अभी और क्लियर हो जाएगा आपको इकोसिस्टम का कंसेप्ट। आप सोच रहे होंगे कि क्या जिस कमरे में हम बैठे हैं, क्या ये रूम जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, या सिर्फ हम पॉन्ड को या वाटर बॉडीज को किसी टेरेस्ट्रियल ओपन लैंड को या फॉरेस्ट को या क्रॉप लैंड्स को ही हम इकोसिस्टम कहेंगे, या इस रूम को भी इकोसिस्टम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा अर्थ ही पूरा इकोसिस्टम है। तो आप अभी भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इकोसिस्टम का क्या पर्टिकुलर एक एरिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इससे पहले, पर इतना जानना जरूरी है कि इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मटेरियल। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो आप जब फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे, वो टिपिकल पूरा साइंस का ही स्ट्रीम है,
पर इतना जानना जरूरी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है। मैं आगे अभी जब स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है और फ्लो ऑफ मटेरियल्स कैसे हो रहा है। पर वो प्योर एकदम साइंस और नीट वगैरह के एग्जाम में वो चीजें आती हैं, प्योर बायोलॉजिक में वो चीजें आती हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो आपको इकोसिस्टम में आप इतना समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने टेंसले को देखा, अभी हम लोगों ने ऑडम को देखा। अब हम स्मिथ के भी कुछ स्मिथ ने भी समराइज किया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं इकोसिस्टम के, उसको देखते हैं कि स्मिथ इन 1966 हैज समराइज्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स एज फॉलोज। स्मिथ ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The ecosystem is a major structural and functional unit of ecology। ठीक है, इकोलॉजी का मेन जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। ठीक है। सेकंड, the structure of an ecosystem is related to its species diversity in the sense that complex ecosystem have high species diversity। आपको समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, एक सिंपल इकोसिस्टम भी होता है और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी दिखती है। मैंने अभी बताया कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी किस चीज का उदाहरण है कि जिसमें बहुत अलग अलग स्पीशीज आ जाए, जैसे डॉग का भी आ जाए, काऊ का भी आ जाए, हाउस फ्लाई का भी आ जाए, एंट का भी आ जाए। तो जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं उसमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस चीज को मैं अभी आगे भी उठाऊंगी। लाइफ ऑन द अर्थ इज सस्टेन बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन एंड साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जब आप अभी आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से हो रही है। एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स थ्रू इकोसिस्टम्स आर गेटिंग ऑल्टर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन का क्या रोल हुआ कि ह्यूमन ने इसी इकोसिस्टम के फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन को बिल्कुल से खत्म कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्शन तो अब हम गलत शब्द ही या ऑल्टर्ड गलत शब्द ही यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने तो एकदम स्पॉइल कर दिया इसको, पूरे इकोसिस्टम को। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज ने इकोसिस्टम को बहुत प्रभावित किया है। तो ये स्मिथ ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसको मैंने मेंशन किया। तो आपने टेंसले को देखा, आपने ऑडम को देखा और अब आपने स्मिथ को देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टर्म इको रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सिस्टम रिफर्स टू द कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। ये इकोसिस्टम किन किन दो शब्दों से बना है? तो इको एंड सिस्टम। इको रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सिस्टम रिफर्स टू द कोऑर्डिनेटिंग यूनिट। जो इकाइयां आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, अलग अलग स्पीशीज जो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। An ecosystem is a community of organisms and their physical environment interacting together. Environment involves both living organisms and the non-living physical conditions. These two are inseparable but interrelated. The living and the physical components are linked together through nutrient cycle and energy flow. The organism in an ecosystems are usually well balanced with each other and with the environment. An ecosystem may be natural or artificial, land based और water based। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि इकोसिस्टम को मैंने बताया कि इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, लैंड बेस्ड और वाटर बॉडीज और सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये सब बताया। अब मैं बताती हूँ कि one spoon of water is also an example of ecosystem and complete earth is also an example of ecosystem। कि एक चम्मच पानी भी इकोसिस्टम का उदाहरण हो सकता है और ये पूरा जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। आगे मैं समझाती हूं कि हाउ बिग इज एन इकोसिस्टम। हाउ बिग इज एन इकोसिस्टम? एक ये प्रश्न उठता है कि इकोसिस्टम कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना है, क्या हम परिभाषित करें इकोसिस्टम को? तो इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, किसी भी आकार का हो सकता है।
It may be a whole forest as well as a small pond. It may be a large as the Great Barrier Reef or as small as the spoon of water or as the back of spider crab shell, which provides a home for plants and other animals such as sponge, alga, and worms. The whole earth can be seen as a single ecosystem, or a lake can be divided into several ecosystems, as ecosystem boundaries are not marked by rigid lines. Ecosystems are often separated by geographical barriers such as deserts, mountains, oceans and rivers. नीचे आप देख रहे होंगे कि इकोसिस्टम इज classified into three categories: micro ecosystem, मेजो इकोसिस्टम एंड बायोम. माइक्रो इकोसिस्टम मतलब एकदम छोटा हमारा हिस्सा, जैसे एक पॉन्ड हुआ, एक ट्री ट्रंक हुआ, वो भी एक इकोसिस्टम है. कैसे है? मैंने स्पून की बात की कि 1 स्पून ऑफ वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. कैसे इकोसिस्टम हुआ? इस तरह से हुआ कि एक स्पून अगर हम पानी लेते हैं तो उस पानी में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, उस पानी में एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन होगा. समझ में आया? तो कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, और वो सब आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे. तो इस तरह से एक ग्लास ऑफ वाटर जो है वो भी एक, और 1 स्पून ऑफ वाटर भी जो है वो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया. अब मैंने बोला कि एक अर्थ जो है वो भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि अर्थ में तो आप देख ही रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज है. हम तो ये भी नहीं जान पाए आज तक कि कितनी स्पीशीज है हमारे यहाँ. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, तो कितने तरह की स्पीशीज है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं. तो मतलब एक अर्थ जो है वो एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम एंड स्पून ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इकोसिस्टम. पर दे बोथ आर इकोसिस्टम, वो कहीं ना कहीं से एक इकोसिस्टम ही है. तो मेरे ख्याल से आपको इकोसिस्टम का परिभाषा अच्छे से समझ में आ रहा होगा. डेफिनेशन आप इकोसिस्टम का जो वो है कॉन्सेप्ट वो आप अच्छे से समझोगे. जैसे मेजो इकोसिस्टम क्या होगा? जैसे बीच बीच वाला, जैसे फॉरेस्ट हुआ या लार्ज लेक हुए, और बायोम जो है वो वेरी लार्ज इकोसिस्टम. अब मैंने बात की थी कि इकोसिस्टम में भी नेचुरल और इकोसिस्टम में भी एन आर्टिफिशियल. तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट, आवर अर्थ, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. पर कुछ पॉन्ड्स तो मैन मेड भी बनाए, मतलब हम इंसानों द्वारा भी बनाया गया है कुछ पॉन्ड. आप घूमने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट पे जाते हैं जहाँ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स रहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इकोस के ऊपर है, तो वहां भी बायोटिक कंपोनेंट है, वहां भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है, और सब आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं. तो वो एग्जाम्पल हुआ इकोसिस्टम का. उसी तरह से जैसे एक्वेरियम है, ठीक है, एक्वेरियम में हम मछलियां रखते हैं, ठीक है, कुछ टर्टल वगैरह भी हम रख देते हैं उसमें, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स हुआ. एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हुआ. तो एक्वेरियम भी है, वो एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का. इट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है पर इकोसिस्टम तो है. तो मेरे ख्याल से आपको इकोसिस्टम का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम देख सकते हैं कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर आप एक मैंने पूरा ड्रॉ किया है. तो कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, कि इस इन्वायरमेंट में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और माइक्रोब्स भी होते हैं, और वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं. इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं. आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एक बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स और दूसरा एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. मैं पहले बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ती हूँ. तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो 3 में डिवाइड होता है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. ठीक है, बचपन से आप पढ़े होंगे साइंस में, पर फिर भी एक टीचर का काम है कि वो सारे एस्पेक्ट को लेकर के चले, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ.
तो प्रोड्यूसर जो है, आपको पता है कि प्रोड्यूस फूड, जैसे प्लांट है, प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहेंगे क्योंकि वही अपना खाना खुद से बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का आप प्रोसेस देखे हैं कि एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जो सन से सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, जमीन से सॉइल लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद से बनाता है। तो प्लांट्स जो है वो एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर में भी मैंने दो बताया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, नाम से ही लग रहा है, कीमो केमिकल, तो प्रोड्यूस फूड बाय केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी दो तरह के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर्स की तरफ। कंज्यूमर्स जो होते हैं, इट कंज्यूम्स फूड, मतलब प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया उसको ये कंज्यूम करने का काम करते हैं कंज्यूमर्स। आप देखिए मैं डिवाइड कर रही हूं फिर से कंज्यूमर्स को कि इट कंज्यूम्स फूड। तो कंज्यूमर चार तरह के मैंने बताए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रियोवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस क्या होते हैं? फीड ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट ईटर्स, हम इसको प्लांट ईटर्स भी कहते हैं, जैसे रैबिट हुआ, इंसेक्ट हुए, मैन हुए, कुछ मैन। तो ऑल्सो नोन है, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। मतलब अगर आप फूड चेन देखें तो फूड चेन में सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है जो कि सनलाइट से अपना खाना लेके बनाता है। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आ रहे हैं, तो कंज्यूमर में अब लेवल है, ठीक है। पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि रैबिट हुआ, कुछ इंसेक्ट्स हुए, ये सीधे प्लांट से अपना खाना लेकर के खा लेते हैं, मतलब प्लांट्स को खा लेते हैं। फिर कार्निवोरस हुए, ये फीड ऑन द अदर कंज्यूमर, ये दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं, इसको इसलिए हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे फ्रॉग हुए, फ्रॉग क्या करता है? वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट हो गया हर्बीवोरस, ठीक है, वो और किसी एनिमल्स को नहीं खा रहा है, वो प्लांट्स को खा रहा है। और वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हुआ, उस इंसेक्ट को किसने खाया? कार्निवोरस, जैसे फ्रॉग हो गए। इसमें और एग्जाम्पल है स्नेक, बिग फिशेस, जो बिग फिशेस स्मॉल फिशेस को खाती हैं और स्मॉल फिशेस छोटे छोटे प्लांट्स को खाती हैं। तो ये हो गए टर्शरी कार्निवोरस या कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी और फिर टर्शरी या सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तीसरे होते हैं ओमनीवोरस, जो कि फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। और एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो रैट, फॉक्स और बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ये सब ओमनीवोरस होती हैं। फिर एक है डेट्रिटोवोरस, ये क्या होते हैं? फीड ऑन डेड टिश्यू, जो डेड टिश्यू होते हैं ये उनको खाने का काम करते हैं। जैसे कि कोई कुत्ता अगर मर गया, ठीक है, आप देखते हैं ना कि उस कुत्ते को भी कुछ लोग खाते हैं, जैसे बीटल, टर्माइट, आंट्स, क्रैब्स, अर्थवॉर्म्स, वल्चर्स, ये सब क्या है? इसको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। सेप्रो, SAPROTROPH, सेप्रोट्रॉफ्स। तो याद रखिएगा इसका नाम। जो डेट्रिटोवोरस है वो फीड ऑन डेड टिश्यू, ठीक है। ये चार समझ में आ गया अच्छे से कंज्यूमर का, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रिटोवोरस, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से फूड का जो हमने बताया फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसे ही चलती है फूड वेब के थ्रू। सनलाइट से प्रोड्यूसर ने अपना खाना बनाया, प्रोड्यूसर से को फिर प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट से खाना बनाया, फिर उस प्रोड्यूसर को कार्निवोरस ने खाया, फिर कार्निवोरस को ओमनीवोरस ने खाया, फिर ओमनीवोरस अगर खत्म हुए तो उनको डेट्रिटोवोरस ने कंज्यूम कर लिया। और फिर इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है फूड वेब की और न्यूट्रिएंट्स फ्लो की। वो प्योर साइंस का है न्यूट्रिएंट्स फ्लो और फूड वेब, वो इधर ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पर आपको इकोसिस्टम का कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। फिर एक कैटेगरी है डिकम्पोजर्स की,
They derive their nutrition by breaking down the complex organic molecules to simple organic compounds and ultimately into organic nutrients. Various bacteria and fungi are decomposers. तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ हैं चीजें कि जो डिकम्पोज करने का, सड़ा करके, जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर्स है, ठीक है, कोई कंज्यूमर खत्म हो गया तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम करते हैं। और फिर जब वो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और फिर वो उसी सॉइल में मिल करके फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू फिर वो उसी साइकिल में मिल जाते हैं। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स फ्लो भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह से ये डिकम्पोजर्स का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमने पूरा पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट्स का। जो इकोसिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो दो पार्ट्स में बना था, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स दो पार्ट्स से मिलकर के बना है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या क्या चीजें आती हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं? सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर में है। ठीक है, क्लाइमेट से ही ऑपरेट होती है, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। आज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, अब थोड़ा सा बारिश होकर की ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत पसीने मुझे आ रहे हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड। इसी तरह एडाफिक फैक्टर्स में सारे सॉइल के होते हैं, सॉइल टाइप्स, सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल रिएक्शन। और ज्योग्राफिक फैक्टर्स में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये सारे ज्योग्राफिक फैक्टर्स में आते हैं। इसी तरह आगे हम अगर केमिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स का केमिकल पार्ट, तो केमिकल पार्ट में मेजर न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मेजर न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। तो ये पूरा आपके इकोसिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा कि इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बना है। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स किन किन चीजों से मिलकर के बनी है और एबायोटिक कंपोनेंट्स किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको इकोसिस्टम का कंसेप्ट और इकोसिस्टम, क्योंकि देखिए सोशल साइंस में पूछा जाता है कोरिलेशन बिटवीन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन। ठीक है, तो हमें इकोसिस्टम जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये इकोसिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और आप इस पूरे वीडियो को अगर आप लास्ट में देख रहे हैं तो जरूर देखे होंगे। और अब फिर हम आगे अगले वीडियोस में मिलते हैं और इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा। मैं कंटिन्यूस मेहनत करती चली जा रही हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा थैंक यू, मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, बाय बाय।